को उस कुएं में ढकेल देते हैं। हालांकि उनकी इस कोशिश में कमांडर की तलवार उनके आर पार घुस चुकी थी। यहाँ पर यानरिन अपने मास्टर को इमोशनल होकर देखे जा रहा था। वो चाहकर भी मास्टर जू को बचा नहीं पाया। वहीं पर मास्टर उसे बताते हैं कि बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि एक दिन तुम हेवन को भी सरपास करो, इस दुनिया की सबसे पावरफुल योद्धा बनकर इमर्ज हो जाओ। और इसी के साथ मास्टर अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए इस कुएं पर अटैक कर देते हैं, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो कुआं कोलैप्स होने लगा। यहाँ पर यानरेन अपने मास्टर को आवाज दे रहा था, मगर उसे पता है कि अब वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे कुछ भी करके लिटरली सुबह तक पहुंचाना है। इस मोमेंट पर उसे याद आता है कि कैसे मास्टर जू ने उसकी मदद की थी। वो एक बेसहारा बच्चे को रास्ते से उठाकर अपने घर लाए, लेकिन जिस तरह से उसके पहले मास्टर मारे गए उसी तरह से उसने अपने सेकंड मास्टर को भी खो दिया। सब उस कुएं के पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले यानरेन उसके सीक्रेट टनल में चला जाता है। मास्टर जू ने इस कुएं को इसलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि कोई भी यानरेन तक पहुंचने न पाए। अब अगले सीन में हम एक फीमेल कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जो कि अपने घोड़े पर सवार होकर चोंगशू टाउन के इलाके में पहुंच चुकी थी, मगर तभी चांगफिंग पवेलियन के लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। वहीं पर हम यानरेन को भी देख पाते, जो कि कुएं में मौजूद टनल से अब जंगल में पहुंच चुका था। हालांकि वो इन लोगों के सामने नहीं आता। इधर वो कल्टीवेटर उससे पूछते कि बताओ तुम कहाँ जा रही हो, हम ऐसे अनजान लोगों को हमारे टेरिटरी में एंट्री नहीं देते। तो वो बंदी तुरंत ही अपना बुक खोलकर पढ़ने लगी। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा रास्ता रोके तो तब तुमने क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका सारा जवाब उस बुक में लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते साथ ही वो बंदी समझ गई कि अब उसे एकदम शांत होकर एज अ सेक्ट लीडर अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है। तो वो उन दोनों डिसाइपल से बात करने के लिए तुरंत ही उनकी तरफ रवाना हो गई। इधर यानरेन उसका घोड़ा चुराने की फिराक में था, उसे तो बस एक सही मौके की तलाश है। इधर वो बंदी उन दोनों डिसाइपल्स को बताने लगी कि मेरा नाम है जियानशी और मैं बशान कैंडल लाइट सोर्ड सेक्ट की मास्टर हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। दरअसल वो मेरा एक छोटा सा सीक्रेट है। जो सुनते ही वो दोनों बंदे कह रहे थे कि तुम तो अभी अभी अंडे से बाहर निकली हुई लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को सेक्ट लीडर बताओगी और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे? चलो जल्दी बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए इसके लिए भी वो बंदी अपनी बुक चेक करती है। उसमें लिखा था कि अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहा हो तो उससे बात मत करो, बल्कि सीधे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लो। इधर यानरेन भी उसकी ये हरकतें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि ये बंदी कोई भी एक्शन लेने से पहले वो किताब पढ़ती है। ऐसी से एक लीडर तो मैंने आज तक नहीं देखी। वहीं पर चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल सीधे उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, मगर जियानशी ने अपने एक ही कोल स्लैश अटैक के साथ उन दोनों को निपटा दिया था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को मैन में रखते हुए अपने घोड़े को बुलाने लगी, मगर उसका घोड़ा तो गायब है। वेल उसका घोड़ा तो यानरेन के पास था। यानरेन उससे कहता है कि मेरे भाई प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कर, आज मुझे तेरी मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन जियानशी के विसल बजाते ही वो घोड़ा पूरी तरह से बौखला गया। उसने यानरेन को सीधे अपने पीठ से नीचे फेंक दिया था। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें यानरेन के बचपन की कहानी दिखाई गई। जब यानरेन के पहले मास्टर की मौत हुई थी तब वो चांगशू टाउन जाने के लिए जंगलों में भटकता रहा, लेकिन हेवी स्नो की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तब तक मास्टर जो शराब के नशे में नाचते गाते हुए वहां पर पहुंच गए। हालांकि यानरेन से टकरा कर वो नीचे गिर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक बच्चा वहां पर बेहोश पड़ा है। वेल ये वही दिन था जब मास्टर जू यानरेन को अपने साथ लेकर आए। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर यानरेन को होश आ चुका था, मगर उसके सिर में अभी भी काफी ज्यादा दर्द है। उतने में ही उसे जियानशु की आवाज आई, जो कि पूछती है तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर फिर उसे पता चला कि ये सवाल तो जियानशु ने उसके घोड़े से पूछा है। साथ ही साथ जियानशु अपने घोड़े को शाओचिंग नाम से पुकार रही थी, जो सुनते ही यानरेन उस पर गुस्सा हो गया। वो कहता है कि ये तो एक घोड़ा है, फिर तुम उसे इंसानों के नाम कैसे दे सकती हो?
यानरेन को देखते ही जियांशु कहने लगी चुप कर घोड़ा चोर, जिसके बाद वो अपनी बुक को चेक करती है। जैसे उसने अपनी बुक खोली यानरेन को टेंशन आ गया। उसे पता था कि बुक पढ़ने के बाद ही हमेशा एक्शन मोड पर आ जाती है। तब तक जियांशु को बुक में अपना जवाब मिल चुका था। वो कहती है कि जब भी तुम्हारा किसी चोर से पाला पड़ जाए तब उसके साथ बात मत करो, बल्कि सीधा उस पर अपनी सोड से हमला कर दो। और अब जियांशु तुरंत ही उसका गला काटने पहुंच गई, मगर यानरेन ने नीचे बैंड होते हुए खुद को बचा लिया। साथ ही साथ उसने वहां से भागना शुरू कर दिया था। हालांकि जियांशु के स्लैश अटैक उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो उनसे बचने के लिए वो सीधा पेड़ पर चढ़ जाता है। मगर पेड़ पर तो जियांशु पहले ही उसके इंतजार में थी। वो उस पर अपनी सोड रेस करते हुए पूछती कि बताओ तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ पर कहाँ से आए। तो डर के मारे उसे बताने लगा कि मेरा नाम है यानरेन और मैं चोंगशू टाउन का रहने वाला हूँ। जो सुनते ही जियांशु ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया। अब वो धीरे धीरे करते हुए यानरेन के करीब जाने लगी। जो देख यानरेन पीछे हटते हुए कहने लगा कि देखो मेरे इतने करीब मत आओ वरना मैं शोर मचा दूंगा। वेल यहाँ पर यानरेन की हरकतें किसी अबला नारी से कम नहीं थी। तभी जियांशु उस पर अपनी सोड रेस करते हुए कहने लगी कि मैं चोंगशू टाउन जाना चाहती हूँ। अगर तुम वहाँ के रहने वाले हो तो तुम्हें मुझे वहाँ ले जाना होगा। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं इस घोड़े की चोरी को भूल जाऊंगी। जिस पर यानरेन कहते हैं ना बाबा, मैं तो उस टाउन में पाँव भी नहीं रखने वाला। जो सुनते ही जियांशु ने उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया और फिर वो उसके सीने पर पाँव रखते हुए पूछती कि बताओ चलोगे या नहीं। तो फाइनली यानरेन को ना चाहते हुए उसकी बात माननी पड़ी, मगर फिर भी उसकी थोड़ी बहुत धुलाई तो हो ही गई थी। और अब झगड़ा झगड़ी करने के बाद इनका सफर शुरू हो चुका था। यानरेन कहता है कि तुम बाशान सोड सेक के लोग तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो, तुम्हें जरा भी उकसाओ तो तुम तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेते हो। जिस पर जियांशु कहते हैं जो भी हमारी बाशान सोड सेक का अपमान करेगा हम उस पर भी अपनी सोड रेस करते हैं। जो सुनते ही यानरेन तुरंत ही भागना शुरू कर देता है। वहीं पर जियांशु अपने घोड़े के साथ उसका पीछा कर रही थी। इधर कमांडर ची उस लेटर को हासिल करने में फेल हो गई, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। तब तक उसके चमचे वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें बता रही थी कि अभी तक वो लेटर हमारे हाथ नहीं लगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पूरे चोंगशू टाउन को सील कर दो। ना यहाँ पर कोई आएगा और ना ही कोई यहाँ से बाहर जाएगा। जब तक वो लेटर हमारे हाथ नहीं लगता तब तक तुम सभी को अलर्ट रहना होगा। तभी वो डिसाइपल उसे बताते हैं कि शैडो स्ट्राइक की वजह से चोंगशू टाउन के कई सारे लोग अफेक्ट हो चुके हैं, शायद हमें उन सभी लोगों को हील करना होगा। जिस पर कमांडर कहने लगे कि ना हमारे पास उतना वक्त नहीं है, जाओ जाकर उन सभी लोगों को खत्म कर दो। और इससे हमें पता चल जाता है कि ये बंदी कितनी ज्यादा ब्रूटल है। सब कमांडर के हुक्म पर चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल टाउन में घुस चुके थे। उन्होंने अभी तक कई सारे मासूम लोगों को मार दिया था और जिनमें खुद को बचाने की एबिलिटी है वो उनका पीछा करने लगे। वो डिसाइपल उन्हें बता रहे थे कि इस चोंगशू टाउन के लोगों ने हमारे मास्टर का अपमान किया है, इसलिए अब तुम सभी लोगों को मारा जाएगा। और फिर उन लोगों पर हमले होना शुरू हो गए। उन लोगों के पास पावर तो थी, मगर शैडो स्ट्राइक के अटैक के चलते वो अपनी रियल पावर का यूज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से जितने भी लोग शैडो स्ट्राइक से अफेक्टेड थे उन सभी को काफी ब्रूटली मारा गया। इनफैक्ट चांगफिंग पवेलियन के डिसाइपल्स ने पूरे टाउन का ही सफाया कर दिया था। और ये सब हुआ बस उस लेटर के लिए जो कि फिलहाल यानरेन के पास है। वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर को देख पाते हैं जो कि इतने सारे लोगों को मारने के बावजूद भी काफी ज्यादा रिलैक्स थी। वहीं पर हम एक और बंदे को देख पाते हैं जो कि कमांडर से कह रहा था कि आपने इतने सारे लोगों को बेझिझक खत्म कर दिया, आपके इस डिसीजन की वजह से हमें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर कमांडर कहने लगे कि जंगली घास को हमेशा जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अगर हमने उस घास की जड़ें नहीं उखाड़ी तो आगे चलकर काफी तेजी से ग्रो हो सकती है। और सेम हाल हमारी सिटी का था। चोंगशू टाउन में कई सारे ब्लेड सेक के वफादार थे, इसलिए मुझे उन्हें जड़ से खत्म करना पड़ा। अगर हम उन्हें जिंदा रखते तो शायद आगे चलकर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाते। और अगर आपको उनके लिए इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो क्यों ना मैं आपको भी उनके पास भेज दूं। वेल इस बंदे का नाम था मास्टर हुआ। वो तुरंत ही उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगा कि मैं तो आपका पुराना वफादार हूँ। जब तक आसमान में चांद और सूरज रहेंगे तब तक मैं आपका वफादार हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी। लेकिन कमांडर किनो से गुस्से में घुरी जा रही थी। अब अगले सीन में हमें चेनफिंग पवेलियन का एक और कमांडर जेंग
यानरेन दिखाया जाता है, जो कि टाउन में मरे हुए लोगों की लाशें देखकर काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि किन ने बस उस लेटर को हासिल करने के लिए इतने सारे लोगों का खात्मा कर दिया। वेल, इन लोगों को आसानी के साथ हिल किया जा सकता था, मगर फिर भी किन ने उन्हें मारना प्रिफर किया। वहीं दूसरी तरफ यानरेन जियांशी को लेकर चांगशो टाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी उसे फील हुआ कि ये बंदा उसे सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा। साथ ही वो देखते कि यानरेन एक ग्रेव के सामने अपना माथा टेक रहा है, जिस पर मास्टर कांग यानी कि यानरेन के पहले मास्टर का नाम था। यानरेन दिल ही दिल में इमोशनल होकर अपने मास्टर से कहने लगा कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, पता नहीं आपसे दोबारा मुलाकात तब हो गई कि उतने में ही जियांशी ने उसके कंधे पर अपनी सोड रख दी। वो उसे गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रही हो, ये रास्ता बिल्कुल भी चांगशो टाउन के लिए नहीं जाता। जिस पर यानरेन कहता है फेरी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, दरअसल मैं यहाँ पर अपने मास्टर को अलविदा कहने आया था। चानफिंग पवेलियन ने हमारे चांगशो टाउन पर अटैक किया था, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और इसी वजह से मैं वो टाउन छोड़कर जाने वाला हूँ। मगर जियांशी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कह रही थी कि अपनी बकवास बंद करो, चानफिंग पवेलियन हमारी इस मार्शल वर्ल्ड का लीडर है, तो तुम उस राइचस पाथ को फॉलो करने वाले पवेलियन पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये भी तुम्हारी कोई नई चाल होगी। और फिर जियांशी ने तुरंत ही अपनी रोप बाहर निकाली, तो यानरेन उससे कहता है कि मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पावरलेस हूँ। तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब तुम्हें इस यानरेन की पावर का अंदाजा हो जाएगा। जिसके बाद वो अपनी कुंफू पोजीशन में आकर अपने मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगा, जो देखकर जियांशी को हंसी आने लगी। और फिर उसने अपनी रोप उस पर रिलीज कर दी, जो देखते ही यानरेन काफी फनी स्टाइल में वहां से भागने लगा। हालांकि जियांशी की रोप ने उसे जकड़ लिया था। वो उसे घसीटते हुए लाकर पेड़ पर टांग देती है। वो उससे कहता है मिस प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, आइंदा से मैं कभी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन जियांशी उसे नीचे उतारे बिना ही वहां से रवाना हो गई। अब उसके वहां से जाने के बाद यानरेन कहने लगा कि तुम्हारी ये फालतू रोप मुझे बांध नहीं सकती, बस देखती जाओ कैसे मैं चुटकियों में आजाद होता हूँ। और फिर वो अपनी बॉडी को मूव करते हुए झूले लेकर अपने पाँव तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कई सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो खुद को आजाद नहीं कर पाया। अब अगले सीन में हमें एक प्लेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा शराब पीकर एक लड़की को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। उससे कहता है कि ज्यादा हैंडसम लड़के बिल्कुल भी बहादुर नहीं होते। अगर कोई लड़का तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो समझ जाओ कि वो चिकना एक नंबर का लूजर होगा, वो कभी भी मेरे जैसा कारनामा नहीं कर पाएगा। पिछली बार तो मैंने टाइगर किलिंग गैंग के लीडर का सिर एक ही झटके में काट दिया था। दरअसल उसकी कटी हुई गर्दन रोल करते हुए एक हैंडसम बंदे के पाँव के पास पहुंच गई थी, तो उसे देखते साथ ही उस बंदे ने अपनी पतलून गीली कर दी, जो सुनती वो लेडी काफी ज्यादा हंसने लगी। मगर उसका पूरा ध्यान था उसके सामने मौजूद हैंडसम बंदे पर, जो कि उसे देखकर आंख मारने लगा। दरअसल ये पर्सन एक आर्टिस्ट है और इसे उसी कटी हुई गर्दन को ड्रॉ करने के लिए हायर किया गया था। मगर उसे हैंडसम लोगों पर किए हुए कमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, जिसके चलते उन दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। वेल, इस बंदे का नाम था शाओ और इसका ब्रश ही इसका मैजिकल वेपन है। इधर वो बंदा अपना स्पीयर लेकर शाओ की तरफ भागने लगता है, जो देख शाओ ने अपने स्पिरिचुअल ब्रश से उस पर एनर्जी अटैक करना शुरू कर दिए, तो उस बंदे ने अपना स्पीयर ही शाओ की तरफ थ्रो कर दिया। मगर शाओ बड़े ही कूल अंदाज में उस पर एक लात जड़ते हुए स्पीयर सीधा उस बंदे के आर पार घुसा देता है। शाओ ने उस बंदे की स्पीयर का ही यूज करके उसे मार दिया था। इधर पूरा दिन गुजरने के बाद रात हो गई, मगर फिर भी यानरेन खुद को आजाद नहीं कर पाया था। वो जोर जोर से रोते हुए मदद की गुहार लगा रहा था, मगर वहाँ पर कोई नहीं जो उसकी आवाज सुन सके। इसलिए वो अपने मास्टर से कहता है, देखो आपका ये लेजेंडरी ब्लेड मास्टर कैसा पेड़ से उल्टा टंगा है। आपके डिसाइपल को इस दुनिया का महान योद्धा बनना था, मगर देख लो मेरी हालत में, तो यहाँ पर भूखा प्यासा मारा जाऊंगा। मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और उतने में उसे याद आता है कि अरे मेरे पास तो एक सोड भी है, तो तुरंत ही अपनी सोड को निकाल कर रस्सी को काट चुका था। और अब आजाद होते ही उसका पूरा लहजा ही बदल गया। अभी तक रोने वाला यानरेन अब बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। वो कह रहा था कि उस मेंढक की शक्ल वाली लड़की को लगा था कि वो मास्टर यान को यहाँ पर ट्रैप कर पाएगी,
लेकिन उसे क्या पता कि उसने गलत बंदे से पंगे लिए। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो गलती से भी मेरे सामने ना आ जाए, वरना मैं उसे ऑन द स्पॉट मार दूंगा। अब यानरिन वहां से जाने वाला था कि तभी कमांडर जिंग वहां पर अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर पहुंच गया। वो यान को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं राइचस चेनफिंग पवेलियन का कमांडर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या तुम हमारे साथ चल पाओगी? तुम्हारी हम काफी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। जिस पर यानरिन